नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस को हम बेसिक से जान रहे थे। इससे पहले की क्लासेज के अंदर हमने जो आपका फ्यूचर, आपका इंडेफिनेट और उसके बाद में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हम पहुंच चुके थे। और आज की क्लास के अंदर हमारा ओवरऑल देखेंगे तो 12 टेंसेज होते हैं, क्योंकि 4 ही सब पार्ट आपके प्रेजेंट टेंस के होते हैं और 4 ही आपके जो उपभाग या भाग बोल सकते हो आप, वो पास्ट टेंस के होते हैं। उसी प्रकार से आपके फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों के अंदर बांटा जाता है। ठीक है, वैसे तो फ्यूचर टेंस होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम ओवरऑल यहाँ सेंटेंस की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हमें तीनों के तीनों टेंसेज के 4-4 भाग पढ़ने पड़ते हैं। और आज की क्लास के अंदर विद्यार्थियों हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और फ्यूचर टेंस का जो तीसरा भाग है फ्यूचर परफेक्ट, उस टेंस के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, और उसके साथ किसी मतलब फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर है आपका टाइम, और किसी टाइम के साथ में आप टेंस के भाग को आप डिनोट कर लोगे। जैसे इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये सारे के सारे टेंस के भाग होते हैं। और इसी को किसी समय के साथ जोड़ दिया जाए तब ये पता चलता है कि उस समय के अंदर या उस टाइम में कैसी एक्शन हुई थी, कैसा काम हुआ था, है ना। वैसे ओवरऑल देखोगे आप तो हम टेंस को यहाँ पर केवल बेसिक ही जान रहे थे, और उसके बाद में जैसे ही अब कल की क्लास के अंदर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लेंगे, उसके बाद में हमारा ओवरऑल बेसिक्स हो जाएगा। और फिर हम जो क्लास 9 से लगाकर 12 तक के आपके स्कूली एग्जाम्स में भी टेंस पूछा जाता है 4 नंबर का, और उसके बाद में हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी ओर बढ़ेंगे। और उसमें हम ये देखेंगे, क्योंकि जो भी टेंस के आपके लैंग्वेज बेस्ड आपके जो मतलब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप समझोगे मेरी बात की, वर्ब की फॉर्म भरने को पूछा जाता है, और एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी ओर हम बढ़ेंगे। क्योंकि हमने कोई भी हिंदी का सेंटेंस उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे, या इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, ये सारी की सारी चीजें हम चूक चुके होंगे तब तक। ठीक है ना। और ये सारी की सारी चीजें सीखने के बाद में फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और एडवांस बढ़ेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों का ये सवाल था कि एडवांस की ओर कब जाओगे, क्योंकि हमारे पेपर के अंदर तो ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि भाई राम खेलता है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। हमारे तो वहां पर वर्ब की फॉर्म भरने के क्वेश्चन आते हैं, तो उनका इंतजार अब खत्म होने ही वाला। हम जल्दी उन क्लासेज को स्टार्ट करेंगे। बस 1-2 दिन के बाद में जैसे ही हमारी एक क्लास और हो जाती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, उसके बाद में हम जल्दी से आपके जो एडवांस टेंस है उसकी 2 आपकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांस टेंस है, ओवरऑल नहीं पढ़ने 12 के 12 को, जिनसे आपके 4 या 5 या 6 ऐसे टेंसेज है जिनसे क्वेश्चंस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से देखो, या आपके एडवर्ब के ऊपर आपके जो एडवर्बियल्स होते हैं ना, उसको नॉर्मल आपके 9 से लेकर 12 तक तो नॉर्मल क्वेश्चंस ही बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। तो आई होप सदा की बात ही आप कॉपी पेन लेके बैठो, और आज की क्लास के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। अब मेरी बात सुनो कि फ्यूचर होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। आज हमारा टेंस है FUTUR, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट ये ओवरऑल देखोगे तो आपको 11 नंबर का टेंसेज मिलता है, और ये आपका फ्यूचर का जो तीसरा भाग होता है वो कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जब आप बात करोगे तो फ्यूचर क्या है, इस फ्यूचर का मतलब होता है समय, और फ्यूचर का मतलब भविष्य, और परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्शन जो कंप्लीट हो चुकी होगी, या फिर ऐसे समझो कोई भी ऐसी एक्शन, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी घटना जो कंप्लीट हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। तो भविष्य के अंदर कोई ऐसा काम जो पूरा हो चुका होगा तो वो किस में आएगा, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। तो जैसे ही आपको टेंस का नाम देना तब भी आप पहचान जाना कि ये उस टेंस की बात कर रहे हैं, कि जिस टेंस के अंदर भविष्य के अंदर कोई भी ऐसी घटना जो आपका कंप्लीट हो चुकी होगी तो वो कौन से टेंस में आएगी, तो वो विद्यार्थियों फ्यूचर परफेक्ट आपके जो टेंस होता है उसके अंदर आएगी। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कोई भी ऐसी घटना जो भविष्य के अंदर कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले इसकी मैं हिंदी में पहचान लिखता हूं, क्योंकि हम सबसे पहले पहचान के ऊपर बात करते हैं, फिर उसकी सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद में हम 4-5 एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझ लेंगे, प्रयोग भी कर लेंगे कि सेंटेंस बनता कैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के दोनों की दोनों टाइप्स। ये सारा का सारा करने के बाद में हम ओवरऑल हमारे बेसिक्स में इतनी बात होती है, और यही बच्चों को तंग देती है, क्योंकि बच्चे कहते हैं हमें आता है
आता है, लेकिन बाद में जाके समस्या यही होती है, अब जब एडवांस में पढ़ोगे तो आपको ये चीजें नहीं सिखाई जाती, और यदि बेसिक के साथ में आप एडवांस पढ़ोगे तो आपको इतना एडवांस डीप में भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले बेसिक्स को कवर करो, आपका जो भी सब्जेक्ट या जिस भी चैप्टर के अंदर आपका कमजोर हो उसका बेसिक्स आप ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कीजिए। जब आप बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो आपको आने वाली आगे कोई चीज हार्ड भी आएगी तो वो अच्छे से आपको समझ में आएगी। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि समझ में ना आने का कारण है कि आपका बेसिक्स है वो कमजोर है, और बेसिक्स कमजोर तब तक होगा जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं, पढ़ लोगे तो मजबूत हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, इसकी पहचान होगी चूका होगा, हिंदी के किसी वाक्य के अंत में चूका होगा, या फिर हिंदी के किसी वाक्य के अंत में चुकी होगी, या फिर हिंदी का ऐसा कोई वाक्य जिसके अंत में ये लिखा होगा चुके होगे। ठीक है ना, चुके होगे। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर टाइम डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, वैसे भी आप समझ जाओगे तो काम कोई नहीं हुआ तो वो भविष्य में ही होगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे मैं पत्र लिख चुका होगा, और वह पत्र लिख चुकी होगी, और तुम खेल चुके होगे। अब कल किसी भविष्य के किसी समय तक ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, भविष्य के एक कोई परफेक्ट टाइम तक ये काम है वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। आई बात समझ में? तो मेरी बात आप इतनी ध्यान से सुनिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है भविष्य के अंदर कोई भी काम जो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे? उसको हम रखेंगे फ्यूचर मतलब परफेक्ट के अंदर। ठीक है ना, एन एक्शन विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, मतलब जो आपकी कंप्लीट होगी, विल हैव कंप्लीटेड जो आपके फ्यूचर के अंदर कंप्लीटेड मतलब पूरी हो जाएगी, उसको किस में रखोगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। और एडवांस में पढ़ेंगे तो मैं इसकी परिभाषा भी बताएंगे, हम टेंस की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, वर्ब की सारी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद में इसकी इंग्लिश के अंदर क्या पहचान होती है? तो यदि किसी सेंटेंस के अंदर आप देखोगे तो विल के बाद में सेल, और उसके बाद में आपका हैव लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि कोई ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर विल, सेल और उसके बाद में हैव लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। ये इंग्लिश की पहचान है। आपको कोई ऐसा सेंटेंस मिले जिस सेंटेंस के अंदर विल, सेल उसके बाद में हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है तो वो सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। और हिंदी की पहचान, हिंदी के किसी सेंटेंस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये किसी हिंदी के किसी सेंटेंस के अंत में आ रहे तो वो सेंटेंस आपका किसका होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। उसको आपको इस स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हुए ही आपको इंग्लिश का बनाना। हमेशा मैंने कल आपके बारे में एक और बात की थी इसके बारे में कि विल और सेल विद्यार्थियों मॉडल होते हैं और इसके बाद में हमेशा मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, वैसे परफेक्ट में आपने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा तो आपने क्या किया? हैज हैव के बाद में सीधी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया, क्योंकि उस टेंस के अंदर हैज हैव ही हेल्पिंग वर्ब थी। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जितना आप समझोगे, रिलेट करोगे, एक टेंस को दूसरे टेंस से रिलेट करो, उसमें ये समझो उस टेंस और इस टेंस में क्या डिफरेंस है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे हम एडवांस में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डीप में, और उसके साथ साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, तो उन दोनों में ये फर्क होता है। एक मैं आपको हिंदी का वाक्य देके बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि राम विद्यालय जाता है, दूसरा सेंटेंस में ये बोलता हूँ कि राम विद्यालय जा रहा है। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर देखोगे, एक में तो जाता है और एक में जा रहा है। अब जिस सेंटेंस में जाता है तो वो काम कल भी हुआ, आज भी हुआ, आगे भी होगा, इसका मतलब वो रेगुलर एक्शन है। और जा रहा है इसका मतलब काम इस समय हो रहा है ना, परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, मतलब जब बोलते हैं उसी समय काम होता है। तो ये फर्क होता है, टेंसेज के अंदर भी आपको रिलेट करके फर्क पड़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिक्स में आप समझोगे कि विल और सेल हमेशा आपके मॉडल होते हैं, के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट बेस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और जब आपकी ये हैव है ना, ये है वर्ब की बेस फॉर्म है, ठीक है ना। हैज आपकी वर्ब की 5 फॉर्म होती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। हैव हमेशा, हैज और हैव में से कोई पूछे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कौन सी है, तो आपकी हैव है। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से। और जब हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा और विल सेल के बाद में हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। इतनी बात विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में जरूर आई होगी। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
और आगे हम ये बात करते हैं कि इस टेंस की जो आपकी स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी। सबसे पहले पॉजिटिव की स्ट्रक्चर, फिर नेगेटिव की स्ट्रक्चर, फिर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। जो बात करनी थी हम बेसिक्स के बारे में कर चुके। विल और सेल मॉडल होता है, इसके बाद में हमेशा हैज कभी नहीं लगेगा, विद्यार्थियों हमेशा क्या लगेगा, हैव लगेगा, ये ध्यान रखना। क्यों लगता है, क्योंकि विल और सेल आपके सेमी ऐसे समझो तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेती है। बेस फॉर्म कहते हैं किसे, जिसमें एस या ईएस लगता है, या फिर जिसमें आईएनजी, जिसका आईएनजी बनाया जा सकता है। तो हैजिंग कभी नहीं होता, हमेशा हैविंग ही होता है, ठीक है ना। तो ई हट जाता है आपका, ऐसे पहचान सकते हो आप। तो मतलब वो कौन सी होगी, बेस फॉर्म। ऐसे बेस फॉर्म को पहचानने का तरीका ये, मैं कह दूं हैज और हैव में से कौन सी बेस फॉर्म होगी, तो आप आईएनजी लगा के देखो। हैजिंग में आईएनजी आपने सुना नहीं, आईएनजी हमेशा बेस फॉर्म में लगता है, और एस और ईएस भी बेस फॉर्म में लगता है। और बेस फॉर्म की परिभाषा क्या होती है, ये भी हम आपका मतलब एडवांस में बात करेंगे। वो वर्ब की वो फॉर्म जिसके अंदर आप ऐड करते हो एस और ईएस और आईएनजी, ठीक है ना, उसको बेस फॉर्म कहलाती है वो वर्ब की, ठीक है ना। अब पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान पढ़ो, फिर नेगेटिव की पढ़ो, और फिर इंटेरोगेटिव की पढ़ो जल्दी जल्दी। अब जो आपकी पॉजिटिव सेंटेंस की जो पहचान होगी वो ये होगी कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद में विल या सेल, दोनों में से एक आएगा, विल या सेल। और विल और सेल के बाद में हैव लगेगा, विल या सेल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन ना लगेगा, विल और सेल हैव लग के मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग के फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। अब नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, वही विल और सेल, विल और सेल हेल्पिंग वर्ब लग गई। अब तीसरे स्थान पर क्या आएगा, बिना रुके नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं हैव आ जाएगा, और हैव के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। यदि किसी सेंटेंस के अंदर विल और सेल के बाद में नॉट लगाकर, हैव लगाकर फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो वो सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा कौन से टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा। आई बात समझ में। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं आपके WH वर्ड वाले, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले। और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे उनमें पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है कौन सी, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल या सेल। क्या है, विल या सेल। अब विल और सेल के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, फिर आपका हैव का प्रयोग होगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, परफेक्ट फॉर्म होती है, इसीलिए उसको परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। क्योंकि हमेशा जो भी परफेक्ट टेंस होता है, कौन से भी जो भी परफेक्ट भाग होता है कोई से भी टेंस का, उन सभी में आपकी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, ताकि वहां से आप थोड़ा याद रख सको। उसके बाद में आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। आई बात, ठीक है, समझ गए होंगे, अच्छे से समझिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इस चीज को। और WH वर्ड वाले में शुरुआत में WH वर्ड है, कोई भी WH वर्ड का आप प्रयोग करोगे, जो भी WH वर्ड फैमिली होती है, ये भी आने वाली हम शुरू जल्द ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास शुरू करूंगा मैं, तो उसमें हम बेसिक्स टू एकदम इंग्लिश बेसिक्स। अभी तो जो आपके पेपर्स नजदीक है, इसीलिए टेंस का अलग से दर्द था, इसीलिए मैंने इसके 12 वीडियो शूट कर लिए, और इसमें आपको आराम से क्लासेज आपको समझ में आई होगी। लेकिन जब भी हम आराम से वापस शुरू से बेसिक्स पढ़ेंगे, तो ये भी जानेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होती है, ये क्वेश्चन मार्क क्या, छोटी छोटी चीजें क्या होती है, इन सारी की सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। फुल स्टॉप क्या होता है, एपस्ट्रॉफी एस क्या होता है, सारी की सारी चीजें अपन धीरे 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 पार्ट ऑफ स्पीच में देखोगे तो नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव है ना। उसके बाद में आपका ये वर्ब हो गया, उसके बाद इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये इनको पढ़ेंगे। इनको पढ़ने के बाद साथ से हम जो भी चैप्टर वाइज है वो भी पढ़ेंगे, साथ ये भी पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है, अल्फाबेट क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ठीक है ना, फ्रेज क्या होती है, ये सारी की सारी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इस हिंदी में पढ़ते हैं क्रिया के आधार पर, कर्म के आधार पर, जो भी आपके, एक तो वो होते हैं आपके मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो आप, तो 5 प्रकार के सेंटेंस और होते हैं, ये सेंटेंस होते हैं, इनके साथ साथ सेंटेंस 5 प्रकार के और होते हैं, जिसमें आपका ऑप्टेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, फिर इंटेरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंपेरेटिव हो गया। तो इन चीज़ों को भी हमें धीरे धीरे पढ़ना होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम केवल और केवल इसके बारे में बात करेंगे। फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होगी कौन सी, विल और सेल, और देन ऐसे ऐसे करके सेम टू सेम लिख देना आप, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये चीज आप नोट करो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा नीचे से, 1 मिनट। लिखो आप, अब सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं फिर आगे।
ठीक है, मिटाता हूँ। अब मैं आपको 2-3 सेंटेंस देते फिर हमारा टेंस एंड हुआ, ठीक है ना। अब सबसे पहला सेंटेंस आप लिखिए, आप इंग्लिश के अंदर हेड से लिखिए। पहला मैं सेंटेंस लिखता हूँ कि मैं पत्र लिख चुका होगा, या फिर होऊंगा, ऐसे लिख दो आप। थोड़ी सी हिंदी इस शब्द के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, पहले से कह रहा हूँ, लेकिन मैं पत्र लिख चुका होगा, होऊंगा नहीं, होगा ऐसे भी लिख सकते, मैं पत्र लिख चुका होगा, ठीक है। कल इस समय तक मैं पत्र लिख चुका होगा, मतलब इस समय तक मैं ये काम कर चुका होगा। अगला, रामू क्रिकेट खेल चुकी होगी। कल इस समय तक कोई काम, मतलब भविष्य के एक समय तक कोई भी काम है वो कंप्लीट हो चुका होगा, भविष्य के एक समय तक कोई भी काम कंप्लीट हो चुका। अगला और लिखिए, जैसे मेरा मित्र कार खरीद चुका होगा, मतलब भविष्य में ये काम है वो एक समय तक कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब इनको लिखो, फिर हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं इसकी। बहुत अच्छे से दिख रहा होगा आपको, अच्छे से विजिबल होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी करो। अब तक आपने बना लिए होगे, अब मैं ये बना रहा हूं। मैं पत्र लिख चुका होगा, आई विल हैव राइटिंग, नहीं रिटर्न ए लेटर, LETTER, एल छोटा ही मान ला, ठीक है। मैं एक पत्र लिख चुका होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, रामू क्रिकेट खेल चुकी होगी, तो रामू, ठीक है ना, रामू विल, फिर हैव, कंप्लीट हो चुका होगा, विल हैव प्लेड ए क्रिकेट, रामू क्रिकेट खेल चुकी होगी। अब एक देखो, मेरा मित्र कार खरीद चुका होगा, तो क्या लिखोगे, मेरे मित्र को क्या कहोगे, माई फ्रेंड कहोगे, ठीक है ना, किसी और का फ्रेंड थोड़ी, माई फ्रेंड, मेरा मित्र, माई फ्रेंड विल हैव, बाय की से थर्ड फॉर्म बॉट, सेकंड फॉर्म भी ये होती, बॉट ए कार, वो एक कार खरीद चुका होगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि भविष्य के अंदर कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका होगा वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। मैं पत्र लिख चुका होगा, आई विल हैव रिटन ए लेटर, रामू क्रिकेट खेल चुकी होगी, तो रामू विल हैव प्लेड ए क्रिकेट, और मेरा मित्र कार खरीद चुका होगा, तो माई फ्रेंड विल हैव बॉट ए कार। आई बात समझ में, ठीक है। अब मैं 2-3 सेंटेंस और लिखवाता हूँ, आप इनको नोट करिए अच्छे से, ठीक है ना। और एक होम सेंटेंस है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और वो सेंटेंस आप ये देखिए, जैसे कोई सेंटेंस लिखो आप कि मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा, ठीक है ना, मतलब भविष्य के अंदर मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं। इस सेंटेंस को आपको होमवर्क है, ये सेंटेंस आपको बनाना, ये सेंटेंस मैं रिमूव करता हूं, हटाता हूं यहां से, और 2-3 सेंटेंस आपको और होमवर्क के तौर पर मैं देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, इसको नोट करो, एक ये और मिटा देते हैं अपन। इसमें जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं कि करण ने अपने रुपए अदा नहीं किए होंगे, इस सेंटेंस को आप किस तरीके से बनाओगे, तो इस सेंटेंस को आप भी बनाना आना चाहिए। सेंटेंस लिखो, नेगेटिव, करण ने रुपए, या फिर बिल लिख सकते हो, रुपए या बिल अदा नहीं किया होगा। आई बात समझ में।
भविष्य के किसी समय तक कोई भी काम कंप्लीट हो चुका हो तो इसको आप अब ट्रांसलेट करके आराम से इंग्लिश में बनाइए। जल्दी करो विद्यार्थियों, मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा, इसको भी मैं बना देता हूं। तो इसमें आप लिखोगे कि आई, ये सेंटेंस आपको हो गया, इसको मिटा सकते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं। मैं अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होगा, तो मैं मिलके आ जाएगा आई, और उसके बाद में आई से, आई के अकॉर्डिंग सेल का प्रयोग करो, ठीक है। आई सेल हैव, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब क्या करोगे, इसमें पूरा कर चुका होगा तो कंप्लीटेड लिख दो, ठीक है। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है ना। माई होमवर्क, माई होमवर्क, मैं अपना जो गृह कार्य है उसको पूरा कर चुका होगा तो आई सेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ठीक है ना। या डन माई होमवर्क ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। डू का मतलब करना होता है, कंप्लीट का मतलब पूरा करना होता है। जिसने लिख रखा है पूरा कर चुका होगा, इसका मतलब फिर कंप्लीट आएगी। करण ने रुपए या बिल अदा नहीं किया होगा। अब इस सेंटेंस को आप बनोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर करण, करण विल एव, नाना तीसरे स्थान पर आएगा नॉट, करण विल नॉट एव। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा पेड, पी ए वाई। पे का मतलब होता है बिल को अदा करना, चुकाना, ठीक है ना। पे का मतलब होता है बिल को चुकाने के लिए, अदा करने के लिए किसका प्रयोग होता है, पेड का, ठीक है ना। बिल जमा नहीं किया होगा, या ऐसे भी कह सकते हो बिल अदा नहीं किया होगा। रुपए या बिल एक ही बात है। पेड द बिल, आई बात समझ में। इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने। ये सेंटेंस ऐसे थोड़े हार्ड पड़ते हैं आपके लिए, मैंने छोटे छोटे सेंटेंस लिखता हूं बार बार। कि करण विल नॉट हैव पेड द बिल, करण अपना बिल नहीं चुका होगा, ठीक है, अदा नहीं किया होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस, अगला मैं सेंटेंस को ही लिख देता हूं आपका कि तुम चलो कोई सेंटेंस लिखो। तुम पुस्तक, नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको ये लिखवा, इंटरोगेटिव लिखवाता हूं। क्या वे पुस्तक पढ़ चुके होंगे? क्या वे पुस्तक पढ़ चुके होंगे? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले ये देखिए कि सेंटेंस कौन से टेंस का हो सकता है। तो चुका होगा, चुकी होंगे, भविष्य के अंदर तो फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में इंटरोगेटिव पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल या सेल। अब इस टाइम वे के अकॉर्डिंग विल आएगा। विल दे हैव, नहीं, विल दे हैव, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ चुके होंगे तो रीड, क्लियर, ए बुक। क्या वे एक पुस्तक पढ़ चुके होंगे? तो विल दे हैव रीड ए बुक। क्या वे पुस्तक पढ़ चुके होंगे? तो विल दे हैव रीड ए बुक। तो आई होप बच्चों हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आपने बेसिक से एडवांस अच्छे से जाना। यहाँ पर केवल बेसिक्स पढ़ा। अब जब भी हम पूछेंगे एडवांस के अंदर, आपसे पूछा जाएगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? विल या सेल के बाद में हैव लगाकर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विल और सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विल और सेल का प्रयोग कहाँ होता है। आप ऐसे करना कि आई और सेल के लिए आई और वी के साथ आप सेल का यूज करना, और बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट होते हैं, ई, सी, इट, दे, या कोई प्रॉपर नाउन, कोई नाम, उन सब के साथ में आप किसका प्रयोग करना? विल का प्रयोग करना। वैसे आप आई और इस विल और सेल के बारे में एडवांस में थोड़ा जानोगे तो अच्छी चीजें भी इसके बारे में है, डिफरेंस भी है दोनों चीजों के अंदर। और वैसे बहुत सारे आपके ग्रामेरियन ऐसे भी कहते हैं कि आपका जो मतलब विल और सेल है, उनमें आपका इंटरोगेटिव जो आपके सेंटेंस होता है उसमें आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप क्या करना, आपको आप आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हो। मतलब आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कहाँ होता है? केवल और केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, वैसे ये बात भी बहुत सही है। अब
मेरी बात सुनो, तो आपको क्या करना है, बेसिक्स के अंदर आई और वी के लिए सेल का प्रयोग करना है और बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए विल का प्रयोग करना है। आई बात समझ में? ठीक है। और उसके बाद में हम अब धीरे धीरे हमारा एक टेंस बचा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसको हम कर लेंगे। यदि आपसे ये पूछा जाए कि विल और सेल के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, तो आप कहोगे मेन वर्ब की बेस फॉर्म का प्रयोग होता है। और बेस फॉर्म किसे कहते हैं? बेस फॉर्म उसे कहते हैं, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सभी की सभी वर्बों की समान ही होती है, बस एक वर्ब ऐसी है जिसकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग होती है। इसीलिए हमें पूर्ण तरीके से सही कहना है तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, क्योंकि आपकी बी होती है और बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज आर एम होती है। और इज आर एम आपने कभी विल और सेल के बाद में प्रयोग नहीं की होगी। विल और सेल के बाद में किसका प्रयोग होता है? बी का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, ठीक है ना। और फिर वर्ब की बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है बी को छोड़कर। अब मेरी बात सुनो, इनको आप अच्छे से नोट्स बनाना और इसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ के, और जितने भी आपके भाई बहन हैं जिन्हें टेंस से कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी टेंस से जो आपकी दिक्कत है वो भी बेसिक से वो कवर कर चुके होंगे या कवर कर लेंगे वो भी। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।